दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 21 लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी सीरीज है, ये मैथ की सीरीज है जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज की हमारी सीरीज है ये JVVNL बेस्ड सीरीज है। ये सीरीज सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। JMRC, UPRVNL, HSC और अन्य एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो पिछले एग्ज़ाम में से शामिल किए गए हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना ना भूलें। चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट में निम्न को हल करें। तो यहाँ पे आपके सामने जो दी गई है ये भिन्न सही 3/10 और आगे प्लस 15 सही 1/3 और -8 सही 3/5 और बराबर दिया गया है इंटरोगेटिव साइन। इसका आपको मान ज्ञात करना है। और मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको साधारण भिन्न में करेंगे। तो ये हमारे पास होगी 203 और बटे में 10। ये 20 को 10 से गुणा किया और फिर 3 प्लस किया तो 203/10 और प्लस 15 को 3 से किया 15 तो ये 45 और 45 में एक ये हो गया 46/3। आगे हमारे पास माइनस है। 5 को 8 से किया 8 पंजे 40 और 3 43 और बटे में 5 और आगे हमारे पास इंटरोगेटिव साइन। कि इस भिन्न को जब हम हल करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस पूरी भिन्न को, अब हमारे पास ये भिन्न हो गई 203/10 और प्लस 46/3 माइनस 43/5। ये हमारे पास माइनस की भिन्न है। अब हम इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारे पास हो गया 30 से 10, 3 और 5 का एलसीएम कर लिए। ये एलसीएम हमारे पास 30 हो गया। 30 को जब 10 से भाग दिया तो 3 हो गया और इस 3 को 203 से गुणा किया तो ये हमारे पास हो गया 609। आगे प्लस का निशान है। इस 3 को 30 से किया तो 10 हो गया। 10 को 46 से किया तो ये 460 हो गया। आगे माइनस 5 को 30 में भाग दिया तो 6 हो गया और 6 को 43 से गुणा किया तो ये हमारे पास हो गया 258। अब ये 609 और 460 इसको जोड़ा तो ये हमारे पास हो गया 1069 और 1069 में से हमने माइनस किया 258। ये 258 माइनस किए, ये माइनस कर दिए। अब हमारे शेष बचे हैं 811 और हमारी ये जो भिन्न है ये 811 बटे में 30। जब हम इसको करेंगे 811 को 30 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास 27 बार भाग जाता है, एक बचता है शेष जो ऊपर रख दिया और ये बटे में 30। हमारा जो आंसर है ये इसका मान 27 सही 1/30 है। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है 1 से 8 तक की वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि 1 से 8 तक की संख्या है और वो भी संख्या है वर्ग, इनका योग करना है। तो इनका योग करने के लिए 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर ऐसे ऐसे करते करते हम 8 तक करेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है और इसमें इसका जो फॉर्मूला है ये है n और ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट बंद, फिर 2n प्लस में 1 और बटे में पूरे के बटे में 6। अब पूरे के बटे में 6 करना है तो यहाँ पे हमारे पास n बराबर में 8। n है नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल संख्या हमारे पास 8 तक की है। तो यहाँ पे अब हमारे पास पहले 8 क्योंकि पहला n है, फिर ब्रैकेट में n की जगह 8 और प्लस में 1, फिर ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट 2 × n है तो n हमारे पास 8 है और प्लस में 1 है, ब्रैकेट बंद और पूरे के बटे में 6। अब आगे हमारे पास
ये जो नंबर है ये पहले हमारे पास बाहर 8 पड़े हैं और गुणा में हमारे पास 8 + 1 9, पहला ब्रैकेट ओपन कर लिया। फिर दूसरा 2 से गुणा किया n को तो ये 8 दूनी 16 और 1 प्लस किया तो ये 17 हो गई और पूरे के बटे में 6। अब आगे हमने इसको टोटल गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया 1224 और 1224 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 204। तो यहाँ पे जब हम 1 से 8 तक की सभी संख्याओं के वर्ग का योग करते हैं तो ये 204 आता है। हमारा आंसर 204 है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड और क्वेश्चन थर्ड में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में डिसेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में घटते क्रम में इसको करना है हमें घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले बड़ी भिन्न फिर छोटी इस प्रकार से लिखना है। तो हमारे पास पहली भिन्न है 6/7 और दूसरी भिन्न जो है हमारी 9/11 और तीसरी भिन्न है हमारी 15/19। इन तीनों भिन्नों को हमें अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इन भिन्नों को पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न कितनी है। तो पहली भिन्न में हम 6 से भाग करेंगे, 7 से 6 को भाग करेंगे तो ये हमारे पास 0.85 आता है और प्रत्येक भिन्न को हम पॉइंट के बाद 2 अंकों तक सोल्व करेंगे। दूसरी भिन्न हमारे पास 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.81 बराबर में आ जाएगा 0.81 आ जाएगा। और जो तीसरी भिन्न है जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 0.78 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखना है और सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे सभी में 0.0 है। तो अब हम इसको देखेंगे कि पॉइंट के बाद कौन सा बड़ा है। तो पॉइंट के बाद हमारे पास पहली जो भिन्न है उसमें 8 है, दूसरी भिन्न में 8 है लेकिन तीसरी में 7 है। तो पहली और दूसरी में अभी तक हम बराबर में हैं। अब हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो दूसरा अंक है, पहली भिन्न में 5 है, दूसरी में 1 है, तीसरी में 8 है। तो सबसे बड़ी भिन्न एक नंबर जो बड़ी भिन्न है वो है 6/7 और 2 नंबर भिन्न है वो है 9/11 और 3 नंबर भिन्न है वो 15/19 है। इस प्रकार से हमारे पास जो भिन्न है उसको भिन्न को हम लिखें तो ये 6/7 और आगे हमारे पास है 9/11 और उसके आगे हमारे पास 15/19 15/19 है। और यही हमारा आंसर है कि भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। पहली भिन्न 6/7, दूसरी 9/11, तीसरी 15/19। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वह संख्या ज्ञात करें जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। यानी आपको वह संख्या ज्ञात करनी है और उस संख्या में 1/5 उस संख्या का 1/5 में 4 की वृद्धि करनी है, 4 प्लस करनी है और बराबर किसके हो जाएगा, उसी संख्या के 1/4 के 10 के बराबर हो जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे पहले तो हम इसको सोल्व करने के लिए देखते हैं कि माना वह संख्या बराबर में x, मानो वह संख्या x है और x का 1/5 बराबर में हो गया x/5 और आगे x का 1/4 तो x ये हो गया हमारे पास x/4। अब प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार हमारे पास ये कहा गया है कि x कि पहले तो ये 5/1/5 और उसमें 4 की वृद्धि यानी 4 प्लस कर दिया, ये बराबर हो जाते हैं x के 1/4 तो 4/x हो गया और 10 से कमी होती है तो माइनस कर देंगे और ये दोनों संख्या बराबर हो जाती है।
कि x के 1/5 में 4 जोड़ दिया जाए और x के 1/4 में 10 को घटा दिया जाए। अब हमारे पास ये जो संख्या है, इस संख्या को हम पहले ये x की है और ये x की है, तो इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, और इधर ये 4 है और ये 10 है। तो पहले तो हमने यहाँ पे ये हमारे पास हो गया x/4 माइनस x/5 और बराबर में आगे 10 प्लस में हो गया 4, 10 प्लस में 4 हो गया, इसका एलसीएम किया तो 20 हो गया, 20 को 4 से किया तो 5 और ये हमारे पास 5x हो गया, माइनस 5 को 20 से किया तो 4 और ये 4x हो गया, बराबर हमारे पास इन दोनों को जोड़ लिए ये 14 हो गए। अब आगे हमारे पास जो संख्या बची है ये x/20, क्योंकि 5x में से 4x को घटा दिया तो x/20 और बराबर में हमारे पास है 14, 14 के बटे में 1 करके इसको वज्र गुणा किया तो इधर हमारे पास ये x बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो ये 20 × 14 हो गया और x बराबर में हमारे पास आ गया 280। वह संख्या 280 है जिसके 1/4 में 1/5 में 4 जोड़ दिए जाए यानी बढ़ा दिए जाए तो 1/4 के -10 हो जाता है। उसी संख्या के 1/4 में -10 हो जाता है और ये है 280। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 5 नंबर। क्वेश्चन 5 में एक वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। वर्ग की भुजा है उसको 30% बढ़ा दिया जाता है। तो बताओ इसके क्षेत्रफल यानी इसके नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले पुराना क्षेत्रफल और नए क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास से माना पुराना क्षेत्रफल हमारे पास है 100 वर्ग मीटर। माना कि पुराना क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। अब हमें क्या करना है कि उसका नया क्षेत्रफल निकालना है। तो नया क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर, तो अब अगर हम क्षेत्रफल पर प्रभाव देखेंगे यानी प्रभाव 30% की वृद्धि हुई है तो यहाँ पे हम इस क्षेत्रफल के लिए करेंगे 100 प्लस माइनस a और यहाँ पे करेंगे 100 प्लस माइनस b और बटे में करेंगे इसके 100। यहाँ पे 100 प्लस माइनस b अगर कमी है तो घटा देंगे, वृद्धि है तो जोड़ देंगे। इसी प्रकार से 100 प्लस माइनस b और बटे में 100। अब हमारे पास यहाँ पे 30% की वृद्धि होती है। वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये हो गया 130 × 130 और बटे में हमारे पास हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 13 को 13 से किया तो 13 169। अब हमारे पास जो नया क्षेत्रफल है वो 169 आ गया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक तो नए क्षेत्रफल और अनुपात पुराना क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल हमारे पास था 100, अनुपात नया क्षेत्रफल हो गया 169। इस प्रकार से हमारे पास जो ये नया क्षेत्रफल हो गया ये पुराना, दोनों अनुपात में। अगर ये आगे कटते हैं तो आप इसको काट सकते हैं और नहीं कटते हैं तो हमारा यही अनुपात होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में राम अपने 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कमरे को 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर आकार की टाइल लगाना चाहता है। राम के पास एक कमरा है 40 × 15 का और उसमें वो एक टाइल लगाना चाहता है 6 × 5 डेसीमीटर की। तो आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए कि उस कमरे में कुल कितनी टाइलें लगेगी। सबसे पहले तो 1 डेसीमीटर जो कि हमारे पास यहाँ पे 10 डेसीमीटर बराबर में होता है 1 मीटर। 10 डेसीमीटर बराबर में होता है 1 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो टाइल है वो डेसीमीटर में दे रखी है और कमरे का क्षेत्रफल जो लंबाई चौड़ाई है वो मीटर में दे रखी है। तो हम मीटर को तो डेसीमीटर में बदलेंगे क्योंकि डेसीमीटर को तो मीटर में बदल नहीं सकते, तो दोनों की इकाई हमारे पास सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास
ये जो लंबाई है कमरे की, ये लंबाई 40 मीटर है, तो ये हमारी हो जाएगी 400 DC, यानी 400 डेसीमीटर हो जाएगी, DM डेसीमीटर हो जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई हमें दे रखी है 15 मीटर, तो ये 150 DM हो जाएगी, डेसीमीटर 150 डेसीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, टाइलों की संख्या निकालनी है कि आवश्यक टाइलों की संख्या। आवश्यक टाइलों के लिए हमें क्या करना है, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल और बटे में टाइल का क्षेत्रफल। कमरा एक आयताकार है, आयताकार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई हमारे पास ये 400 डेसीमीटर हो गई है, और चौड़ाई इसकी 150 डेसीमीटर हो गई है, और टाइल की जो 5 × 6 × 5 डेसीमीटर दे रखी है। अब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 5 × 3 = 15, 30 हो गया। 6 से कटे, 6 × 5 = 30 हो गया। आगे ये 400 को 5 से गुणा किया तो ये हमारे पास हो गया 2000, और ये है टाइलों की संख्या। 2000 टाइलों की आवश्यकता है हमें उस पूरे कमरे में लगाने के लिए। राम को 2000 टाइलों की जरूरत है। चलते हैं, बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न का मान ज्ञात करें। अगर आपको दिया गया है और इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है tan थीटा बराबर में 1/√3 हो, तो साइन थीटा व सेक थीटा का मान ज्ञात करें। आपको दिया गया tan थीटा बराबर में 1/√3 है, तो साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। तो साइन और सेक का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं, और ये हमारा डायग्राम, ये A, ये B और ये C, ABC हो गया। ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, और ये हमारे पास थीटा है। यहाँ पे हमें दिया गया है tan थीटा बराबर में 1/√3, और 1/√3 ये बराबर में होता है L/A, यानी लंब बटे में आधार। अब आधार हमारे पास ये है, तो ये √3 हो गई, और लंब हमारे पास ये है 1 हो गया। ये हमारे पास पड़ा है कर्ण। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कर्ण ज्ञात करना है कि कर्ण कितना है। तो यहाँ पे हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारे पास होगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आगे हमारे पास है कर्ण स्क्वायर बराबर में आगे हमारे पास जो आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो कर्ण ज्ञात करना है, हमारे पास कर्ण स्क्वायर में पड़ा है। आधार हमारे पास में है √3, और इसकी स्क्वायर कर दी, प्लस लंब हमारे पास 1 है और 1 की स्क्वायर कर दी। इधर हमारे पास कर्ण स्क्वायर पड़ा है, और इसको जब स्क्वायर खोला तो ये हमारे पास 3 हो गया, और 1 का 1 ये हमारे पास आ गया 4, ये 4 हो गया। अब इधर हमारे पास जो कर्ण है, कर्ण स्क्वायर में है, तो ये 4 भी हो जाएंगे स्क्वायर में। जब कर्ण को किया तो ये कर्ण आ गया 2। यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है डायग्राम, इस डायग्राम में यहाँ ये A B C ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये आधार √2 है, लंब इसका 1 है, और कर्ण का मान आ गया 2। अब कर्ण का मान 2 आ गया, तो हमें पूछा है एक तो साइन थीटा बराबर में क्या है, और एक हमें पूछा है
सेक थीटा बराबर में क्या है? तो साइन थीटा होता है L बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास है 1 और कर्ण हमारे पास है 2, तो ये साइन थीटा हो गया 1/2। और सेक, जो ये सेक है ये होता है K/A, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारे पास है 2 और आधार हमारे पास √3 है। तो हमें पूछा गया था साइन का मान, साइन का मान 1/2 हो गया और सेक का मान हो गया 2√3। चलते हैं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा जा रहा है यदि x की स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 है और x प्लस 3 से पूर्णतया भाज्य हो तो p का मान ज्ञात करें। हमें क्या करना है? p का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि x प्लस 3 का भाग देने पर, क्योंकि x प्लस 3 से ये पूरा भाज्य हो सकता है, तो p का मान शेष क्या बचेगा? तो इससे भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए अब हमारे पास यहाँ संख्या दे रखी है, ये दे रखा है x³ और प्लस में 3x की स्क्वायर, माइनस में 3x की स्क्वायर और माइनस 9x, प्लस में दे रखा है 4x और प्लस दे रखा है 12। अब इसको हम करेंगे तो पहले में यहाँ हमारे पास ये x की स्क्वायर आ गई, कॉमन बाहर कर दिया इसको, और ये x प्लस 3 बच गया हमारे पास पहले में। दूसरे में माइनस, और ये 3x हमारे पास बाहर बच गए और ये बचे हैं x प्लस 3 बच गए इसके अंदर। आगे हमारे पास 4 बच गए, ये प्लस के 4 और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ x और आगे प्लस है, 4 का भाग दिया 12 में, तो ये 3 हमारे पास बच गए x प्लस में 3। अब आगे हमारे पास जो संख्या बची है, आगे संख्या, तो अतः 9x प्लस 4x और बराबर में -5x है। तो आगे हमारे पास यहाँ पे, अतः हम कह सकते हैं यहाँ p बराबर में -5 है। p का जो मान है वो -5 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि p का मान क्या है, तो p का मान यहाँ पे -5 प्राप्त होता है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर। क्वेश्चन 9 में 14 खिलाड़ी और उनके कप्तान की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 खिलाड़ी और एक उनके कप्तान की औसत आयु है 15 वर्ष। यदि कप्तान की आयु को घटा दिया जाए तो एक कम हो जाता है, यानी उसका औसत है वो एक कम हो जाता है, औसत कम हो जाता है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास है कि कप्तान की आयु, कप्तान की आयु बराबर में, कप्तान की आयु पूर्व औसत, यानी पहले जो औसत था वो, और प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे हमारे पास औसत में कमी, औसत में जो कमी हो जाती है गुणा नई संख्या, जो हमारे पास नई संख्या पर रह जाती है। तो अब हमारे पास यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो पुराना औसत है वो औसत है 15, पुराना औसत है हमारे पास 15, और उसमें प्लस करना है हमें जो नया औसत की कमी हो जाती है 1, और इनटू में नई संख्या हमारे पास है 14। तो अगर इसको गुणा किया जाए तो ये हमारे पास 15 पड़े हैं, प्लस और ब्रैकेट को किया तो ये हमारे पास 14 एकम 14, और ये टोटल है 29 वर्ष। तो कप्तान की आयु है वो 29 वर्ष हो जाती है, 29 वर्ष हो जाती है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में
दो संख्याओं के मध्य 4:3 के अनुपात में है। दो संख्या जो अनुपात में है 4:3 में, और दोनों का गुणनफल, दोनों को गुणा किया जाए तो 108 प्राप्त होता है। तो वे संख्या ज्ञात करो कि वे संख्या क्या है। सबसे पहले तो माना कि वे संख्याएं बराबर में 4x और 3x, माना वे संख्याएं 3x 4x है। और अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार तो हमें करना है 4x गुणा 3x और बराबर में होना चाहिए 108, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो 108 है। अब हमने इस दोनों संख्याओं को गुणा किया तो ये संख्या हमारे पास होगी 12x की स्क्वायर बराबर में होगी 108। और आगे हमने इधर x की स्क्वायर है और इसमें 12 का 108 में भाग दिया 12 का, तो ये 9 पे कटता है, 12 में 108। इधर हमारे पास ये स्क्वायर में है तो ये 9 हमारे पास आ जाएगी रूट में। तो x बराबर में आ गया हमारे पास 3, x बराबर में हमारे पास 3 आ गया x का मान। और x हमने माना था यहाँ पे ये 4x, तो 4 × 3 बराबर में 12। और दूसरी हमने 3x मानी थी, तो 3 × 3 बराबर में 9। पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 9 है, और अगर इनको गुणा किया जाए 9 × 12 बराबर में 108 आता है, क्योंकि गुणनफल 108 दे रखा है। तो पहली संख्या 12 होगी और दूसरी संख्या होगी 9। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, आगे क्वेश्चन दे रखे 11 नंबर कि एक पिगी बैंक में 1 रुपये के 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यानी 1 रुपये है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका अनुपात है 3:4:5। यदि बैंक में कुल धन 125 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपको दे रखा है कि एक पिगी बैंक है और पिगी बैंक में 1 रुपये है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। इस प्रकार के 3 प्रकार के सिक्के हैं और तीनों सिक्कों का अनुपात है 1 रुपये का अनुपात है 3, 50 पैसे का अनुपात है 4, 25 पैसे का अनुपात है 5। अगर हम टोटल धन को कैलकुलेट करें तो 125 आता है। तो आपसे ये पूछा है कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। 25 पैसे के सिक्के ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये है 1 रुपया, ये है 50 पैसे और ये है हमारे पास 25 पैसे। 1 रुपये का जो है वो 3x, माना कि 3x रुपये है क्योंकि 3 अनुपात दे रखा है। 50 पैसे के है वो 4x रुपये है और ये हमारे पास 5x, ये सारे रुपये है। अब हम करेंगे इनको गुणा कर देंगे, इन दोनों को और इन दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे तो 1 × 3x और प्लस, फिर आगे हमारे पास 4x प्लस, जो कि 50 पैसे को हम आधा रुपया मानते हैं तो 1/2, और प्लस में 5 × x और 25 पैसे को हम 1/4 मानते हैं और बराबर होना चाहिए 125 रुपया। कि तीनों को जोड़ दिया जाए तो 125 रुपये हो जाने चाहिए। पहले को गुणा किया तो ये 3x आ गया क्योंकि 3x 1 से किया, प्लस इस 2 से इसको कट किया तो ये 2 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2x, ये 2x हो गया। और आगे हमारे पास जो संख्या है, आगे हमारे पास ये संख्या है तो इसको अगर करें तो ये हमारे पास आती है 5x और बटे में 4 बराबर में 125। ये संख्या कटती नहीं है तो इस संख्या को भी हम 1 बटे में, तो यहाँ पे 3x, अब हमारी जो संख्या है ये 3x प्लस में यहाँ पे हमारे पास 2x और प्लस में दे रखा है 5x बटे 4 और बराबर में 125। तो इसके बटे में 1 करेंगे, इसके बटे में 1 करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो ये 4 हो गया, 4। फिर 1 को 4 से भाग दिया तो 4 बार चला गया और 4 को 3 से किया तो ये 12x हो गया, प्लस 1 को 4 से किया तो ये 4 दूनी 8x हो गया,
प्लस 4 को 1 से किया, 4 को 4 बार किया, एक हो गया, और 1 को 5 से किया तो 5x हो गया, बराबर में 125 है। इधर इन सभी को जोड़ लिया तो ये हमारे पास 12 और 8 20 और 5 25x/4 हो गया। ये हमारे पास 25x और बटे में हो गया 4, बराबर में हमारे पास है 125। 125 के बटे में 1 किया और इसको वज्र गुणा किया, वज्र गुणा किया तो ये हमारे पास संख्या होगी 25x बराबर में, और 125 को किया तो ये हमारे पास हो गया 500, ये हमारे पास 500 हो गया। और इधर x को बाहर निकाला तो 500 के बटे में 25 चले गए, 25 दूनी 50, ये हमारे पास आ गया 20, ये हमारे पास 20 आ गया। हमें ये पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 20, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 20। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है तो ये क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय 2:3 में मिलाता है। कि एक दुकानदार है वो 2 किस्म की चाय का मिश्रण कर लेता है और 22 रुपये प्रति किलोग्राम चाय बेच करके 10% लाभ प्राप्त कर लेता है। दुकानदार 2 अलग अलग किस्म की चाय लेता है और 2:3 में मिश्रण करता है और 22 रुपये किलो से बेचने के बाद में वो 10% लाभ कमा लेता है। यदि कम मात्रा वाली चाय का भाव 14 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी उसने 2 चाय मिलाई है, एक की कीमत कम है और एक की कीमत ज़्यादा है। कम कीमत वाली चीनी जो चाय है उसका भाव 14 रुपये किलो है, तो अधिक कीमत वाली चाय का प्रति किलोग्राम भाव क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में माना चाय की मात्रा बराबर में, तो यहाँ पे चाय की मात्रा 20 kg तथा 30 kg है। माना कि चाय की मात्रा है वो 2:3 में है, तो हम 20:30 में कह सकते हैं। और इस प्रकार से कुल चाय का मिश्रण है, कुल मिश्रण बराबर 20 + 30 और बराबर में हो गया 50 kg। कुल टोटल वजन है वो हमारे पास 50 किलो हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो 20 किलो चाय है वो कम के रेट से है, तो वो तो बेचते 14 रुपये किलो के हिसाब से खरीदता है, तो 20 × 14 हो गया। और दूसरी हमारे पास चाय है 30 और वो 30 है, वो हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो वो x के हिसाब से खरीदता है। बराबर में टोटल वजन हमारे पास हो जाता है 50 किलो, और 50 किलो वजन वो बेचता है 22 रुपये के प्रति दर से, और 22 रुपये के प्रति दर से बेचने के बाद में वो लाभ कमा लेता है 100/110, यानी 22 पे वो 100/110 लाभ कमा लेता है। अब आगे हमारे पास जो संख्या है इसको करेंगे, तो 20 को 14 से किया तो ये 280 हो गया, प्लस हमारे पास ये 30x हो गया, बराबर में 50 को किया तो ये हमारे पास 1100 हो गया, और गुणा 100/110 पड़े हैं। अब 110 को 110 से काट दिए, ये 0 इसके साथ आ गया, तो ये हमारे पास हो गया 280 + 30x बराबर में 1000, बराबर में 1000 हो गया। अब आगे हमारे पास ये संख्या 280 और प्लस में 30x बराबर में हमारे पास 1000 है। 30x को हमने बाहर निकाला तो ये 280 उधर जाकर के माइनस के हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बचे 720 रुपये, क्योंकि 1000 में से 280 घटा दिए 720 हो गए। अब हमारे पास यहाँ x है और ये 720 30 गए भाग में, 1 0 से 1 0 कट हो गया, और 24 72, x का मान हमारे पास आ गया x बराबर में 24। तो अधिक मात्रा वाली जो चाय है उसकी कीमत है 24 रुपये प्रति किलोग्राम। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में यदि 17 सेवों को 720 रुपये में बेचने पर 5 सेवों के
क्रय मूल्य के बराबर में हानि होती है तो एक सेव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कि हमें 17 सेव बेचने पर 720 रुपये, 17 सेव है वो 720 रुपये में बेचने पर 5 सेवों के क्रय मूल्य के बराबर में हानि होती है तो एक सेव का क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले माना एक सेब का क्रय मूल्य बराबर में x। माना एक सेब का क्रय मूल्य है x, तो 17 सेब का मूल्य बराबर में हो गया 17x, क्योंकि x इंटू 17 सेवों का मूल्य हो गया 17x। और आगे हमारे पास हानि होती है 5 सेब के बराबर, 5 सेब के बराबर हानि होती है तो हानि बराबर में 5x। हानि हमें 5x हो गई। अब हमें क्या करना है, हानि बराबर में क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमारे पास हानि 5x है और क्रय मूल्य हमारे पास 17x है, माइनस विक्रय मूल्य हमारे पास 720 है। विक्रय मूल्य हमारे पास 720 है, तो इस x में से इन दोनों को करेंगे तो ये हमारे पास 5x माइनस 17x बराबर में पड़े हैं 720। अब आगे ये बराबर में, तो ये आगे जाकर के 720 माइनस के होंगे और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस के बच गए 12x। 5x उसमें से चले गए तो ये हमारे पास से माइनस के 12x और बराबर में माइनस के 720 पड़े हैं। और अब हमने इस x को बाहर निकाला, माइनस के 720 और बटे में माइनस के हो गए हमारे पास 12, माइनस के 12 हो गए और ये हो गए 12 छिके 72, 6 और आगे 0 तो 60 आ गया। x बराबर में हमारे पास आ गया 60। x बराबर में हमारे पास 60 आ गया और x अपने माना था एक सेव की कीमत और आपसे यही पूछा जा रहा है कि एक सेव का क्रय मूल्य क्या है। एक सेव का क्रय मूल्य है 60 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14 नंबर। क्वेश्चन 14 में 50% और 10% का समतुल्य बटा क्या है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कोई भी वस्तु है उस पर 2 छूट दी जा रही है, एक छूट 50% की और दूसरी छूट 10% की। अगर दोनों छूट एक ही साथ दी जाती तो कितनी दी जाती थी, क्योंकि अगर हम दोनों को करें तो ये 50 और ये 10, 60% की छूट होती है अलग अलग। लेकिन अगर हम एक साथ छूट देते जिसको समतुल्य बटा कहा जाता है, तो यहाँ पे समतुल्य बटा बराबर में, समतुल्य बटा में हमें करना है 100 और ये है माइनस के ऊपर करनी है 100 माइनस a यानी पहली छूट और यहाँ करना है 100 माइनस b, 100 माइनस b यानी दूसरी छूट और पूरे के बटे में ये है 100, पूरे के बटे में 100 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो है 100 माइनस पहली छूट हमारे पास 100 माइनस 50 और दूसरी छूट 100 माइनस 10 और बटे में 100। यहाँ पे हमारे पास है 100 माइनस पहली छूट 50 इंटू दूसरी छूट 90 और बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया। आगे बचे हमारे पास ये हो गया 9 पंजे 45। अब हमारे पास यहाँ है 100 माइनस 45 बराबर में हो गया 55%। अगर 10% और 50% दोनों का समतुल्य बटा ज्ञात करें तो ये आता है 55%। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर है लास्ट। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 40 आदमी 5 घंटे कार्य करते हैं और
20 दिन में उस काम को समाप्त कर दिया। यानी एक कार्य 40 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे के हिसाब से 10 घंटे में समाप्त कर देता है, और उसी कार्य को करने के लिए 50 आदमी 4 घंटे कार्य करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो उसे पूरा कितने दिन में किया जा सकता है। तो अब हम इसको सोल्व करने के लिए हम करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे है मेन यानी M1 और D1 इंटू H और बटे में W, और बराबर हमारे पास यहाँ है M2 इंटू D2 इंटू H2 और बटे में ये W2 ये W1। अब यहाँ पे हमारे पास पहले में M1 हमारे पास 40 आदमी और वो प्रतिदिन कार्य 10 दिन करते हैं और 5 घंटे करते हैं एक काम। बराबर में M2 50 आदमी है, वो X दिन में पूरा करेंगे और 4 घंटे प्रतिदिन से एक ही कार्य है। अब हम इस कार्य को देखें तो वज्र गुणा कर लेंगे, और वज्र गुणा करने के बाद में हमारे पास वही संख्या आ जाएगी। इस संख्या में हमारे पास ये संख्या हो जाएगी 40 इंटू 10 इंटू 5 और बराबर में हमारे पास 50 इंटू एक्स इंटू 4। यहाँ पे x को बाहर निकाला तो ये संख्या 40 इंटू 10 इंटू 5 और बटे में हमारे पास हो गया 50 इंटू 4। इस 10 से 50 को काटा तो 5 से, और इस 5 को 5 से कट कर दिया। इस 4 को इससे 10 आगे 40 पे भाग दिया तो ये 10 आ गया। तो यहाँ हमारे पास x बराबर में आ गया 10। तो 10 दिन में 50 आदमी 4 घंटे की तरफ से कार्य करे तो वो पूरा कर देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।